फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लास्ट वाली वीडियो में हम कवर कर चुके थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उसके आगे वाला पार्ट हम आज के वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट वाली वीडियो में दो चीजें डिस्कस करना रह गई थी, मीनोपॉज और मिनाज। इन दोनों के डेफिनेशंस चाहिए। मीनोपॉज किसको बोलते हैं कि जब एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, फीमेल्स में 50 ईयर्स के एज पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस वाले कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। मिनाज क्या होता है? जब प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्राइक करती है, उसको मिनाज बोलते हैं। स्टार्टिंग फेज का नाम मिनाज है और एंडिंग फेज का नाम मीनोपॉज है। तो लिख दें इनकी डेफिनेशन को। मीनोपॉज क्या लिखें कि इन ह्यूमन बीइंग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age, and this is termed as menopause. Next, menarche. At puberty, menstrual cycle starts to take place and when the first menstrual cycle takes place, it is termed as menarche. ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब हमने फीमेल में oogenesis पढ़ा था, ह्यूमन फीमेल के अंदर हमने डिस्कस किया था गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन, उसी को oogenesis भी बोलते हैं। तो जब ओवरी से रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte, तो इससे रिलेटेड दो तीन चीजें जरा याद करते हैं। फर्स्ट की सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हुआ है तो इसने सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर रखा है, मियोसिस सेकेंड इसका अभी भी बाकी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो था उसके चारों तरफ एक लेयर डेवलप हो गई थी, जोना प्लिसिडा लेयर। तो ये सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है, जोना प्लिसिडा लेयर। ठीक, इन दोनों चीजों को याद रखते हुए, इनका बेस अपने दिमाग में बनाते हुए आगे चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन पे पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, इतना तो सबको पता है। मेल गैमीट कौन होता है ह्यूमन में? मेल गैमीट कौन है? स्पर्म। स्पर्म का भी स्ट्रक्चर अगर याद है तो उसमें हेड वाले पोर्शन पे एक्रोसोम था, एक्रोसोम, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड थे। ऐसे, ठीक है, ये था एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स फिल्ड थे। और जब मैंने स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो एक्रोसोम का फंक्शन तुम्हें बताया था कि ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। आज देख लेंगे ये हेल्प करता कैसे है, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। और फीमेल गैमेट अभी हमने डिस्कस वापस कर लिया था कि भाई सेकेंडरी oocyte है जिसके चारों तरफ एक लेयर है, जोना प्लिसिडा लेयर। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है, जरा वो चीज देखो। क्या होगा कि जो सीमन है, सीमन क्या होता है? वो वाला फ्लूइड जिसमें बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट है, उसका नाम सीमन है। तो सीमन रिलीज कर दिया जाएगा कहाँ? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से
ट्रैक्ट में, यानी कि वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से होते हुए वो पहुंचेगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब पे। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बना दूं। ठीक, ओके। अब यहाँ ओवरी है, तो ओवरी से रिलीज हुआ था क्या, ओवम, जिसको कैच किया था फिम्ब्रे ने, फिम्ब्रे ने कैच करके उसको दिया था इन्फिंडाइबुलम, इन्फिंडाइबुलम से एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी कि इस वाले पोजीशन पे ओवम पहुंच गया। अब इसी वाले पोजीशन पे पहुंचना है किसने, स्पर्म ने, वो भी यहाँ पर आए, इस वाले पोजीशन पे, इसी लोकेशन पे आए, और दोनों एक ही टाइम पे उस लोकेशन पे पहुंच जाए। यहाँ सेकेंडरी oocyte यानी ओवम भी प्रेजेंट है, और यहीं पे मेल गैमीट यानी कि स्पर्म भी प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस उनका रीच यहाँ पे होना चाहिए। अगर दोनों एक टाइम पे यहाँ पहुंच गए हैं तो दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने को ही हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस में, इस वाली कंडीशन से एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन ये कि सारे कॉपुलेशंस, यानी वो सारे प्रोसेसेस जिसमें मेल गैमीट्स को रिलीज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सारे कॉपुलेशंस फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट क्यों नहीं करते। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेम टाइम पर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंच जाने चाहिए। अगर वो सेम टाइम पे वहां पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके चांसेस 100% नहीं है। ठीक, यही एक रीजन है कि जितने भी कॉपुलेशंस होते हैं वो सारे रिजल्ट नहीं करते प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना लें यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज all the copulations not result into fertilization। आंसर क्या लिखें, आंसर में लिखेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन होने के लिए उनकी साइमल्टेनियस रीच वहां पे होनी चाहिए, इसीलिए सारे के सारे कॉपुलेशंस फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट नहीं करते। तो लिखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही लिखवा रही हूँ, कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड sperm are transported simultaneously, एक साथ एक ही टाइम पे, simultaneously to the ampullary isthmus junction, isthmic junction। This is the reason, यही वो रीजन है that all the copulations do not result into fertilization and pregnancy। ठीक, आगे चल रहे हैं। अब एक और कंडीशन क्या कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज हो रहा है क्या, सीमन। उस सीमन में तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, एक सीमन के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं। तो बहुत सारे स्पर्म्स एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं कहाँ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, यहाँ। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ फ्यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिसमें स्पर्म्स को ट्रेवल करते हुए दिखाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें याद आए तो थ्री इडियट्स जो मूवी है उसमें स्टार्टिंग वाली फेज में यही था कि लाइफ इज अ रेस, कि बहुत सारे स्पर्म्स में भी रेस लगानी पड़ी थी, जिसमें से जो एक जीता था, ये जो एक पहले पहुंच जाएगा, पहले फ्यूजन कर लेगा, वही तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी लीड करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे स्पर्म्स हैं, बहुत सारे, उनमें से कोई एक यहाँ सबसे पहले पहुंच जाएगा। फर्स्ट तो थिंग ये, ठीक है, कि बहुत सारे थे उसमें से कोई एक सबसे पहले यहाँ पहुंच गया, उसी ने यहाँ पे फ्यूजन किया गैमीट के साथ, ओवम के साथ। अब सुनो, तो क्या कर रहे हैं कि एक ओवम
एक सेकेंडरी oocyte विद जोना प्लिसिडा लेयर, ये सराउंड हो रहा है बहुत सारे स्पर्म्स से, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ सराउंड हो रहा है। अब इसमें से क्या होगा कि एज सुन एज, जैसे ही कोई एक स्पर्म इस जोना प्लिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा, कोई एक स्पर्म जैसे ही जोना प्लिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा, ये जो लेयर है ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगी, और चेंजेस कुछ ऐसे लाएगी कि इस पाथवे को ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक कर देगी तो एक स्पर्म तो यहाँ तक एंटर कर चुका है, बाकी के सारे स्पर्म यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स इसने किस में हेल्प करी है, पॉलीस्पर्मी कंडीशन को प्रिवेंट किया है। पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे स्पर्म्स के फ्यूजन को प्रिवेंट कर दिया है, किसने, इस जोना प्लिसिडा के अंदर होने वाले चेंजेस ने। तो जोना प्लिसिडा ओवम के यानी सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आई ही क्यों है, इसीलिए तो आई है कि भाई पॉलीस्पर्मी कंडीशन आई, मतलब अराइज होने के चांसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ रहते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स रहते हैं, उनमें से सिर्फ कोई एक ही इसके साथ फ्यूज कर पाए, इसीलिए जोना प्लिसिडा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। पहले क्वेश्चन से पहले ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से एनसीईआरटी देखोगे तो पहचान लोगे। अब देखना जरा, इसी वाले में मैं क्वेश्चन बना दूं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अभी पहले समझा दो डायग्राम को। ये तो हो गया ओवम, ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये लेयर्स है। लेयर किससे बनी है, सेल से बनी है। क्या लेयर का नाम है, जोना प्लिसिडा, जोना प्लिसिडा, ठीक है। और इसको अप्रोच कर रहे हैं ये बहुत सारे स्पर्म्स, जिसमें से 3 दिखा रखे हैं। आपसे पूछे कि इस डायग्राम के बेसिस पे बताओ ए, बी और सी, इन तीनों स्पर्म्स में से कौन से स्पर्म के फ्यूजन के चांसेस सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली क्योंकि ए बहुत पास पहुंच गया है इसके, जोना प्लिसिडा के, और ये वाले तो अभी पीछे हैं। ये तो अभी सिर्फ इस वाली लेयर में घुसा है, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये भी सेल्स से बनी हुई लेयर है। एनसीईआरटी में इसका कुछ जिक्र नहीं है, तो आप भी इसको छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, बस फोकस करो जो चीज बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि ए वाला जो स्पर्म है वो जोना प्लिसिडा लेयर में पहले आ गया, तो जोना प्लिसिडा लेयर अपने अंदर चेंजेस लाएगी, चेंजेस ऐसे लाएगी कि ये अब बी और सी स्पर्म इसके साथ फ्यूज ही ना हो पाए, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि भाई ए स्पर्म है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फ्यूज कर पाएगा किसके साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जब फ्यूजन हो रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ एक्रोजोम है, इस एक्रोजोम के अंदर से रिलीज होंगे क्या, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, रास्ता बनाएंगे कि ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ ये जोना प्लिसिडा की लेयर बनी हुई है, तो यहाँ ये स्पर्म के एक्रोजोम से निकलने वाले एंजाइम्स यहाँ रास्ता बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। और इस स्पर्म के पीछे यहाँ पे क्या था, हेड के पीछे यही तो था हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक्रोजोम, यहाँ पे सेल बॉडी बोलूँ जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके एंजाइम्स ने रास्ता बनाया, अब इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म के पास पहुंच गया। भाई यहाँ पे ना मेल के अंदर बहुत, मेल गैमीट के अंदर बहुत माइन्यूट अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, लेकिन फीमेल वाला जो गैमीट है उसका साइज इतना बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। तो इसका साइटोप्लाज्म, मेल का साइटोप्लाज्म और फीमेल का साइटोप्लाज्म आपस में आ गए कांटेक्ट में। कांटेक्ट में आते ही देखो क्या क्या हो रहा है, मैं इवेंट्स लिख देती हूँ। फर्स्ट, जोना प्लिसिडा लेयर, जोना प्लिसिडा लेयर ने अपने अंदर चेंजेस किए, यहाँ से क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी। इसने अपने अंदर चेंजेस किए, पॉलीस्पर्मी को इसने प्रिवेंट किया, ठीक है। आगे चलो, एक्रोजोम के अंदर से निकले क्या, एंजाइम्स, उन एंजाइम्स ने पाथवे बनाया, उस पाथवे ने साइटोप्लाज्म को इंटरमिक्स करा दिया, किसका साइटोप्लाज्म, मेल एंड फीमेल गैमीट का, ये मिक्स्ड हो गए। ये जैसे ही कांटेक्ट में आए, इनके कांटेक्ट में आते ही ये सेकेंडरी oocyte ट्रिगर हो गया, ट्रिगर होके क्या करता है, अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है। याद है ना, मैंने अभी बताया था इसका सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था जब ये रिलीज हो गया था। अब जैसे ये मेल वाले गैमीट के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आते के साथ ही ये कंप्लीट कर रहा है अपना मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड
करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऊटेड में, और साथ में बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। अब तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी थी। फर्स्ट पोलर बॉडी तब बनी थी जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया था किसने, प्राइमरी oocyte ने। और जैसे पहले हुआ था मियोसिस फर्स्ट में कि डिवीजन कैसा था, अनइक्वल डिवीजन था, वैसे ही अभी भी होगा कि मियोसिस सेकेंड के अंदर भी अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हो रही है। अब ये जो ऊटेड है, इस ऊटेड का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ट्रू हैप्लॉइड होगा। अब इसका हैप्लॉइड, इधर मेल का हैप्लॉइड, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट से। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जोना प्लिसिडा का फंक्शन बताओ। जो हमने बता रखा है कि भाई इसका फंक्शन होता है, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जोना प्लिसिडा। नेक्स्ट, एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेल गैमीट के स्ट्रक्चर को जब हमने डिस्कस किया था। तो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं पाथवे बनाने में या पाथवे के थ्रू एंटर करने में और साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट के कांटेक्ट में आने में। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ऊटेड क्या होता है, ऊटेड कब बनता है, व्हेन डज द फॉर्मेशन ऑफ ऊटेड टेक प्लेस, कब बनता है ऊटेड। इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता है इसका आंसर। आंसर में क्या लिखूं, व्हेन द साइटोप्लाज्म, ये ऊपर भी लिखा हुआ है वैसे मेंशन, साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट come into contact, secondary oocyte completes meiosis second with unequal division leading to the formation of क्या, ooted and second polar body। ठीक है, और ये ऊटेड, फिर ऊटेड का न्यूक्लियस और मेल गैमीट यानी स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और बना देंगे क्या, जाइगोट। तो मुझे जल्दी से बता दो कि जाइगोट के फॉर्मेशन की लोकेशन क्या है, वेयर डज द जाइगोट फॉर्म्स, जाइगोट बना कहाँ है, जहाँ पे सेकेंडरी oocyte था वहीं पर ही तो मेल गैमीट गया था फ्यूजन करने के लिए, और जहाँ पे मेल गैमीट गया है फ्यूजन करने के लिए वहीं पर तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ है। जहाँ पे मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ है वहीं तो ऊटेड बना है, जहाँ ऊटेड बना है वहीं तो ऊटेड के न्यूक्लियस और मेल स्पर्म के न्यूक्लियस ने फ्यूजन किया है। जहाँ इन दोनों ने फ्यूजन किया है वहीं पर तो जाइगोट बनेगा। तो आंसर सिंपली क्या लिख दूं, आंसर में सिंपली लिख दूं एट एम्पुलरी isthmus junction, at ampullary isthmus junction। इस्थेमिक जंक्शन भी लिख सकते हो, दोनों चीजें चलेगी। ठीक है, आगे सुनो। अब हमने बना लिया क्या, जाइगोट। अब जाइगोट कैसे है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक ही तो सेल है। अब मुझे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से बनाना है क्या, एम्ब्रियो, फीटस, फाइनली बेबी। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या होगा कि अब ये जाइगोट मूव करने लगेगा आगे की तरफ और यूट्रस के अंदर एंटर करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से बोल रही हूँ मैं, एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो पाथवे है, अभी बीच में रास्ता है, ये रास्ता है। अब इस रास्ते से जाते जाते ये क्या करेगा, डिवीजन करते जाएगा।
तो एक सेल है, उसने अगर डिवीजन किया, माइटोसिस करेगा ऑब्वियस है, तो माइटोटिक डिवीजन करेगा तो एक सेल एक से दो बनाएगी, फिर ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, इसके दो और फिर इसके दो, तो टोटल बने कितने, चार। तो एक से बने दो, दो से बने चार, फिर ये दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, तो बने कितने, आठ। आठ से डिवीजन होके 16, 16 से डिवीजन होके 32, और 32 से डिवीजन होके कितना, 64, 64 सेल्स। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन से लेके एंडोमेट्रियम तक पहुंचते पहुंचते बार बार डिवीजन कर लेता है, और डिवीजन करके 64 सेल्ड स्टेज तक ये पहुंच जाएगा। ठीक, अब जब तक ये बार बार डिवीजन कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन स्ट्रक्चर्स के कुछ कुछ नाम रखने हैं हमें, तो चलो उनका नामकरण कर देते हैं। देखो, यहाँ ऐसे बना देते हैं, ये हो गया फिम्ब्रे, इन्फ्यूंडेबुलम, इस्थमस, यूट्रस, ये बना दिया मैंने एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे बना था कौन, जाइगोट। अब जाइगोट ने डिवीजन किया, डिवीजन करके एक से बनाए दो, दो से बनाए चार, चार से बनाए आठ, आठ से बनाए 16, तब तक ऑलमोस्ट ये मान के चलो यहाँ तक पहुंच गया होगा। इसके अंदर 16 सेल्स है, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, 16 सेल्स। में यहाँ पे दिखाती है एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 16 सेल्स प्रेजेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मैंने यहाँ बना दिए, तो इमेजिन कर लो 8 इसके पीछे भी होंगे। ठीक है, तो टोटल हो गए 16। तो 16 सेल का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया क्या, मॉर्यूला। इसको प्यार से हम बोलेंगे अब मॉर्यूला। और ये जो जितने भी सेल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल को अब आप बोलोगे क्या, ब्लास्टोमेयर। दैट मीन्स के जाइगोट डिवाइड करके, जाइगोट एक सेल था, इसने डिवाइड करके पहले 2 ब्लास्टोमेयर बनाए, दो ने फिर 4 ब्लास्टोमेयर बनाए, फिर उन्होंने 8 ब्लास्टोमेयर बनाए, फिर 16 ब्लास्टोमेयर का जो स्ट्रक्चर था उसका नाम क्या बन गया, मॉर्यूला। अब 16 वाला फिर से डिवीजन करेगा तो कितने हो जाएंगे, 32, फिर से डिवीजन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 64 सेल की एक स्टेज बन गई है, जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक कौन है, मॉर्यूला, और यहाँ पे क्या आ गया, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में ऑलमोस्ट 64 ब्लास्टोमेर्स प्रेजेंट है। अब ये ब्लास्टोमेर्स क्या करेंगे, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अपने आप को अलाइंड करेंगे। अलाइंड कैसे करेंगे कि एक तो ये कुछ सेल्स ऐसे बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, ऐसे एक लेयर बना ली इसने। अब ये आधे सेल तो चले गए इधर लेयर बनाने चारों तरफ, बाकी सेल्स एक तरफ बैठ जाएंगे, बचे हुए जितने भी सेल्स हैं वो सब किसी एक किनारे पे बैठ जाएंगे। तो ये जो लेयर इसने बनाई है इसको हम बोलेंगे अब ट्रोफोब्लास्ट। और ये इकट्ठे होके जो सेल्स बैठ गए इनको हम बोलेंगे इनर सेल मास। तो अगर मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसकी जो लेयर बनेगी सेल्स की वो कौन है, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर इसके बैठा है कौन, इनर सेल मास। तो ये ट्रोफोब्लास्ट ही तो है जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ रहा है। मैं एंडोमेट्रियम यहाँ बना के दिखाऊं, ट्रोफोब्लास्ट की ये जो लेयर है यही तो कांटेक्ट में आ रही है एंडोमेट्रियम की, राइट। तो क्या बोलूं कि ब्लास्टोसिस्ट विद ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट हो जाता है किसमें, किसमें, एंडोमेट्रियम में। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ एंडोमेट्रियम में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो स्टेजेस या इवेंट्स क्या क्या आ गए, स्टेजेस और इवेंट्स ये आ गए कि पहले बना है जाइगोट, जाइगोट ने किए हैं डिवीजन और बनाया है क्या, मॉर्यूला, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 16 ब्लास्टोमेर्स प्रेजेंट हैं। उसने फिर बनाया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 64
ब्लास्टोमेट्स प्रेजेंट है। इन्होंने अपने आप को अरेंज कर रखा है किस में? ट्रोफोब्लास्ट में, जो कि आउटर लेयर हो गई है, और अंदर इसके बैठा है क्या? इनर सेल मास। ठीक। इस ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एंडोमेट्रियम के साथ। और वही कंडीशन क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है। ठीक, यहाँ तक सब क्लियर? आगे चलो। अब यहाँ हो गया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये इतना स्ट्रक्चर बना, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, और ये हो गया अंदर इनर सेल मास। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हुआ, तुरंत क्या होगा कि यूट्रस की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी और इसको कवर अप कर लेंगी। इसको ऊपर से इसने ढक लिया। ठीक। अब क्या होगा कि ट्रोफोब्लास्ट की ये सेल्स और यूट्रस की सेल्स, जैसे ऊपर से कवर किया है तो यूट्रस के सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगी, यानी आपस में कंबाइन हो जाएंगी। एक, जैसे हमारे दो हाथों के फिंगर्स है ना, वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे हमारे हाथों के फिंगर्स एक साथ ऐसे ऐसे कंबाइन हो सकते हैं ना, हम हाथों को फंसा लेते हैं ऐसे। ऐसे ही अब ये सेल्स मान लो किसके हैं? ट्रोफोब्लास्ट के। ये वाले सेल्स मान लो किसके हैं? यूट्रस के। दोनों सेल्स आपस में क्या हो गए हैं? दोनों टाइप के सेल्स आपस में क्या हो गए? इंटरडिजिटेटेड, मिक्स हो गए हैं। मिक्स होके अब ये बनाएंगे क्या? प्लेसेंटा। ठीक है। और ये जो इनर सेल मास है, अंदर के जो सेल्स बचे हुए हैं किसके अंदर? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ये अपने आप को अरेंज करके 3 लेयर बनाएंगे, जिनको हम बोलेंगे जर्म लेयर्स। और ये जर्म लेयर्स का नाम क्या है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट में नाम क्या है? एंडोडर्म। यही फिर बाद में जाके क्या करेंगे? ये तीनों लेयर ही बाद में जाके क्या करेंगे? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सारे ऑर्गन सिस्टम वन बाय वन ये बनाते चले जाएंगे। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी कि यूट्रस के अंदर मैं एक सेकेंड डायग्राम बनाऊं। ओके। यूट्रस के अंदर यहाँ पे तो कहीं फीटस डेवलप कर रहा होगा, इधर कहीं प्लेसेंटा बना हुआ है। ये प्लेसेंटा की सेल्स जुड़ी हुई है क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किससे? फीटस से। और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। एंडोमेट्रियम ऑब्वियस है यहाँ कहीं है, इधर। ठीक है। ये कौन है? प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं हम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा को किसके थ्रू? फीटस। किससे? फीटस से। तो प्लेसेंटा और फीटस आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। और बता देती हूँ, एनसीईआरटी में है नहीं वैसे ये, यहाँ एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद वापस आते हैं ब्लैंक वाली स्लाइड्स पे और फिर से डिस्कस करते हैं। फटाफट से ये वाला डायग्राम देखो, देखते ही पहचान लो कि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम को तो ऐसे पहचान लो जैसे अपने मम्मी पापा की शक्ल याद है, देखते ही पता है ये है हमारे पापा, ये है हमारी मम्मी। तो ऐसे ही तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला डायग्राम उस वाले चैप्टर का, उस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, देखो जल्दी। ये हो गया सेकेंडरी oocyte। यहाँ बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स दिखा दिए इसने, कोरोना रेडिएटा और जोनोक्लिसिडा। ये आ गए स्पर्म्स, जिसमें से एक जीत गया तो बन गया क्या? जाइगोट। तो ये देखो, ओवरी से रिलीज हुआ, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, यहाँ आ गया सेकेंडरी oocyte।
इधर हो गया फ्यूजन, फ्यूजन होके बन गया जाइगोट, जाइगोट ने फिर यहाँ डिवीजन भी कर दिया, 2 सेल कंडीशन यानी कि 2 ब्लास्टोमेर बना दिए। फिर उसने ये डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तक बना दिया। ये उसने नाम भी रख दिया उसका क्या, मॉर्यूला। मॉर्यूला फिर आगे चलते जा रहा है, उसने ट्रोफोब्लास्ट भी बना दिया है, उसने ट्रोफोब्लास्ट बना दिया, यहाँ इनर सेल मास भी बना दिया, और ये खाली जगह, इस खाली जगह को बोलते हैं हम ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रही है, जो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर चंद्रमा बैठा है इसमें, है ना, ये वाली कंडीशन ये। ठीक है, और फिर ये फाइनली हो गया क्या, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन लीड करता है किसको, प्रेगनेंसी को। ठीक है, यहाँ तक आप सब कुछ अच्छे से लिख पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे सारी चीज़ों को। अब एक और डायग्राम दिखाना चाहती हूँ तुम्हें, ये वाला देखो जरा। अभी इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद इंटरडिजिटेशन हो गया, इंटरडिजिटेशन होके ये फीटस बन गया, फीटस के बाद ये एम्बिलिकल कॉर्ड, और एम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ कनेक्टेड होके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, यॉर्क सेक। तो क्या हो रहा है कि इनिशियली अभी ना प्लेसेंटा बना नहीं, इस वाले डायग्राम में देखो प्लेसेंटा नहीं अलग से दिखा रखा, प्लेसेंटल विलाय दिखा रखी है। ठीक है, तो प्लेसेंटा अभी अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है, अच्छे से बना नहीं है, तो तब तक यॉर्क सेक क्या करता होता है, ये काम कर रहा होता है किसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। यही वो वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे इनिशियल फेज में फीटस के आरबीसीज भी बनते हैं, फीटस के आरबीसीज इनिशियल स्टेज में इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ठीक है, बाद में फिर फीटस अपने आप ही, मतलब जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो खुद ही बनाने लगेगा आरबीसीज। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें भी ये सब चीजें ए बी सी डी ई एफ इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि 3 मिसिंग करते हैं, वो 3 को ही लेबल करते हैं ए बी सी करके, और आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ आई है प्लेसेंटल विलाय। अब इस विलाय वर्ड की वजह से ही मैंने ये वाली इमेज तुम्हें पहले दिखाई है। देखना क्या बता रही हूँ, उसको सुनना, मतलब यहाँ एंडोमेट्रियम है, इधर ट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर। अब ये इसके साथ इंटरडिजिटेटेड होके यही तो बनाएगी प्लेसेंटा। ठीक है, अब जब ये प्लेसेंटा बन गया, यहाँ पे समझना, प्लेसेंटा बन गया, ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये हो गया फीटस। ठीक है, तो इधर ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय, या फिर इन्हीं को प्लेसेंटल विलाय बोलते हैं। ये याद दिख रहा है ना कितने प्रोमिनेंट है ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या कर रहे हैं, इनका काम वैसा ही है जैसे इंटेस्टिनल विलाय का काम है ना, सरफेस एरिया बढ़ाना फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, वही काम इसका भी है, सरफेस एरिया बढ़ा दो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, कि जब प्लेसेंटा बन के तैयार हो जाता है तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके, उसके लिए ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो कुछ कुछ चीज़ें देख लें जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने आने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट का। ये डायग्राम आया हुआ है एग्जाम में कि ऐसे ही बना दिया ओवल सा स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे सेल्स दिखा दिए, हर एक सेल का ये हो गया एक एक न्यूक्लियस, यहाँ बना दिया ये वाला स्ट्रक्चर, और इनको उसने लेबल किया है ए और बी। ये ए कौन है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये बी कौन है, इनर सेल मास। ठीक है, बताइए ये। और एक और साथ में क्वेश्चन चिपका देंगे कि बताओ ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, तो ये है कौन, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ओके आगे चलें। फिर एक और क्वेश्चन है कि भाई ये कोरियोनिक विलाय होते क्या हैं, बनते कब हैं, तो क्या है, कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं। तो क्वेश्चन लिखें, व्हेन एंड वेयर chorionic villi appear in humans।
तो फीमेल्स में है, कब बनेंगे? फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बनेंगे, इनफैक्ट इम्प्लांटेशन होने के बाद बनेंगे। तो लिखो आंसर में, दे अपीयर just after implantation. Take next they appear as finger like projections किस में थे ये? ट्रोफोब्लास्ट में। ऑन ट्रोफोब्लास्ट इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे यूट्रस की वॉल के साथ और क्या बनाएंगे? प्लेसेंटा बनाएंगे एंड बिकम interdigitated with uterus tissues and lead to formation of placenta. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो प्लेसेंटा वर्ड आया है यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? तो प्लेसेंटा बना के देख ले पहले जल्दी से। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये कनेक्ट कर रहा है मदर के बॉडी के एक पार्ट को उसके बच्चे के साथ। तो क्या होगा ना कि मदर ने खाना खाया है, उस खाने का करा दो क्या? डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? इंटेस्टीन में। इंटेस्टीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? विलाय कनेक्टेड रहते हैं किससे? ब्लड वेसल से। तो खाने का डाइजेशन हो गया है, छोटे छोटे से एब्जॉर्ब कर लेने वाले फॉर्म्स में ये कन्वर्ट कर दिए, तो विलाय की सरफेस पे इनका एब्जॉर्प्शन होगा, फाइनली इनको मिक्स कर देंगे किसमें? ब्लड। तो यानी कि मदर का जो ब्लड है अब उसके अंदर क्या घूम रहा है? ग्लूकोज घूम रहा है, फूड घूम रहा है, डाइजेस्टेड फूड। वही डाइजेस्टेड फूड फिर यहाँ तक पहुंचेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑब्वियसली, फिर प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो पहुंच जाएगा किसके अंदर? बेबी के अंदर। फर्स्ट थिंग, फूड पहुंचा दिया इसने, प्लेसेंटा ने। सेकंड, मदर ने क्या किया? ब्रीदिंग की, यानी सांस ली। ठीक है, सांस ली तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया कहाँ? नोज से फिर रेस्पिरेटरी पैसेज जितना भी है, यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फिर वो मिक्स हो गया किसमें? ब्लड वेसल में। तो यानी कि अब उसके ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पहुंचेगा अगेन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंच रहा है किसके पास? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड और पहुंच गया किसके पास? बेबी के पास। तो यानी प्लेसेंटा ने डिलीवर कर दिया क्या? ऑक्सीजन। अब इस बेबी के अंदर क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का यूज करके इस वाले फूड को बर्न करेंगे तो बर्निंग प्रोसेस को क्या बोलते थे? रेस्पिरेशन। अब अगर आप रेस्पिरेशन करा रहे हो तो जनरेट होगी क्या? ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो गई, साथ में बनेगा वेस्ट। ठीक है, वो वेस्ट इसकी बॉडी के अंदर से निकाल के प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर कर दो किसके अंदर? मदर के ब्लड वेसल्स के अंदर। ये CO2 इसकी बॉडी से निकाल के प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर कर दो अगेन किस में? मदर के ब्लड में। तो क्या किया इसने? फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाया है बेबी तक, बेबी के अंदर से इसने रिमूव किया है क्या? CO2 एंड वेस्ट। ठीक, दो चीजें होगी। थर्ड, ये जो प्लेसेंटा है ये अब एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यूज क्या होते हैं? वो वाले टिश्यूज जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये प्लेसेंटा अब कुछ हार्मोन्स रिलीज करने लग जाएगा, उन हार्मोन्स के नाम देख लेते हैं। एक का नाम है क्या? कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एक का नाम क्या है? HPL, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अभी फुल फॉर्म लिख देंगे। साथ में ये रिलीज कराएगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो मेनली हार्मोन्स हैं जो NCERT में मेंशन है, हम सिर्फ उन्हीं को देख लेते हैं। तो भाई इसने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स,
यानी कि HCG रिलीज किया, इसने ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन दैट मीन्स HPL रिलीज किया, इसने एस्ट्रोजन रिलीज किया, इसने प्रोजेस्टेरॉन यानी कि प्रोजेस्टोजेंस रिलीज किए। किसने? प्लेसेंटा ने। तो अगर प्लेसेंटा इतने सारे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है तो इसका मीनिंग ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ what are the functions of placenta? प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या हैं? आंसर लिख देते हैं, क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1, ये क्या करता है? न्यूट्रिशन पहुंचाता है फीटस के पास तक। तो फर्स्ट इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू fetus. Second, it helps in removing excretory products from fetus. Next, it act as endocrine tissue. यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से ये भी पूछ लेते हैं कि हाउ डज प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू? ठीक, इट एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड secretes hormones like कौन कौन से? HCG, ह्यूमन chorionic gonadotropin. Number second, HPL, human placental lactogen. Number third, estrogen. Number fourth, प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लाएं जब हमने प्रोजेस्टेरॉन पहले भी पढ़ लिया है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता था कॉर्पस ल्यूटियम से, जो बनता है ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर्ड पोर्शन से। ठीक है, यहाँ तक कवर हुआ हमारा प्लेसेंटा। आगे देखें तो हमने ना ट्रोफोब्लास्ट को तो पढ़ लिया है, इनर सेल मास भी वैसे तो बता ही दिया मैंने कि वो अभी एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह वगैरह बनाएगा, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि जो इनर सेल मास है उसका फेट क्या होगा या फिर वो क्या करेगा। तो एक्सप्लेन द फेट ऑफ inner cell mass in a human embryo. क्या करेगा? ये 3 जर्म लेयर बना देगा। कौन कौन सी जर्म लेयर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। ठीक है, तो इनर सेल मास differentiates into an outer layer जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, called ectoderm. इनर लेयर, इनर बोला है मैंने, मिडल नहीं, तो इनर लेयर कौन है? एंडोडर्म, called endoderm. And middle layer called mesoderm. इसके अलावा पता है कुछ सेल जो है इनर सेल मास की, कुछ सेल्स इन तीनों में से कोई लेयर नहीं बना रही, ना तो एक्टोडर्म में बैठ रही है, ना एंडोडर्म में, ना मिडल डर्म में, वो ऐसे यानी मीजोडर्म में, वो ऐसे ही आराम से पड़ी हुई है। किसके फॉर्म में? स्टेम सेल्स के फॉर्म में। स्टेम सेल्स वो वाली सेल्स जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, ये सब हर तरह के ऑर्गन बना सकती है, इसके पास सारी कैपेबिलिटीज है। तो वो थर्ड वाला पॉइंट में इस डायग्राम के साथ में लिख देते हैं। ठीक है, फिर जो बाकी जर्म लेयर है ये तो ऑर्गन बनाएंगे, तो दीज जर्म लेयर्स
germ layers give rise to all the tissues या फिर organs in adult। ठीक है, और जो कुछ सेल्स हैं कुछ नहीं मतलब इनमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, स्टेम सेल्स की तरह। तो लिख दूं सर्टेन सेल्स रिमेन एज स्टेम सेल्स। चलो, तो फिर आज हमने कवर कर लिया कहाँ तक, फर्टिलाइजेशन। हमने फर्टिलाइजेशन के बाद के होने वाले इवेंट्स, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद वाले इवेंट्स, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन, जोना प्लिसिडा लेयर का फंक्शन, और एंडोक्राइन टिश्यू की तरह कैसे एक्ट कर रहा है प्लेसेंटा, वैसे उसके फंक्शन में ही आ गया। और पॉलीस्पर्मी की कंडीशन, उसको कौन प्रिवेंट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना और एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।